बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त सुभाष राजपूत और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इस लेसन का पार्ट 3 वीडियो है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। अभी तक की वीडियो में हमने पढ़ा लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में, जालवेराइन ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 और 1815 में नेपोलियन की हार के बाद हुई वियना संधि के बारे में, जिसमें फ्रांस को हर तरह से दबाने की कोशिश हुई और नेशनलिस्ट क्रांतिकारियों को किस तरह अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो इस पार्ट 3 वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण के बारे में कि ये कैसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी नेशन बना। और भाइयों, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि ये दो वर्ल्ड वार का रीजन बना। खैर, ये बहुत आगे की बात है। पहले तो हम ये देखेंगे कि जर्मनी जो पजल की तरह बिखरा हुआ था वो एक यूनाइटेड जर्मनी एज ए नेशन कैसे बना। तो आइए सारे इवेंट्स को बारी बारी से समझते हैं। 1814-8 फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जिसमें वहाँ के तत्कालीन सम्राट लुई फिलिप को देश से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर, पहली वीडियो में तो आपने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो 1789 में हुआ था, तो ये दोबारा से रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है? तो मेरे बच्चों, फर्स्ट रेवोल्यूशन तो 1789 में ही हुआ था, पर 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना में नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस को दोबारा बुर्बो राजवंश के खूनी पंजों में सौंप दिया गया था। किसने सौंपा था? जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, तब से फ्रांस में दोबारा बगावत की चिंगारियां सुलग रही थी और वो चिंगारी 1814-8 में दोबारा ज्वाला बनकर उभरी और वहां का राजा लुई फिलिप उस आग को सहन नहीं कर पाया और देश छोड़कर भाग गया। अब आई बात समझ में? तो इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कुछ नए सुधार किए गए। एक तो वहाँ नेशनल असेंबली बनाई गई और वहाँ घोषणा हुई कि फ्रांस जो है अब एक रिपब्लिक देश बनेगा, गणतंत्र बनेगा। दूसरा क्या हुआ? 21 वर्ष से ऊपर सभी नौजवानों को, ओनली मेल्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। सभी को काम करने के अधिकार की गारंटी दी गई। तो इसी के देखा देखी यूरोप के बाकी देशों में, मतलब जो भी नेशन स्टेट नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, वहां की मिडिल क्लास के मन में भी चिंगारी उठी। किसकी उठी? लिबरलिज्म की। किसकी? लिबरलिज्म की। उन सबको लगा कि फ्रांस की तरह हम भी क्यों ना एक नेशन स्टेट बनाए, जिसमें कोई खून चूसने वाला अत्याचारी पापाचारी राजा ना हो। इसके लिए मिडिल क्लास के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वे जर्मन के एक शहर फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए कि चलो भैया, हम भी एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। कैसे? फ्रेंच असेंबली की तरह। तो 18 मई 1814-8, कब? डेट याद रखना है, 18 मई 1848 को कोई 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन करते हैं कि चलो भैया, गाजे बाजे के साथ चलते हैं, रंगीन सपनों के साथ सेंट पॉल चर्च की तरफ। अब चर्च में क्यों यार? अरे वहीं तो फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन हो रहा था ना, तो वहां उन्होंने क्या किया? एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया कि अब जो राजा रहेगा, मोनार्क रहेगा, वो पार्लियामेंट से के अंडर रहकर काम करेगा और ये कानून बनाएंगे। और उस ड्राफ्ट को लेकर पहुंचे वहां के तत्कालीन राजा। कौन था वहां का तत्कालीन राजा उस वक्त? प्रशिया के राजा के पास, फ्रेडरिक IV के पास, कि महाराज अब निकल लो तख्त से, नीचे आ जाओ और हमें लॉ एंड ऑर्डर संभालने दो और अब देश का शासन हम चलाएंगे। तो महाराज को आया गुस्सा कि हैं, मेरी नाक के नीचे मेरी मूछें उखाड़ने चले आए। अभी बताता हूं बेटा। उसने बुलाई आर्मी और असेंबली को भंग कर दिया और असेंबली के जो इलेक्टेड डेपुटीज थे उन्हें मारपीट के वहां से भगा दिया। तो इस तरह रेवोल्यूशन हो गया फ्लॉप शो। तो इस फ्लॉप शो होने के बाद भी एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, तो इसे रिवाइंड करके दोबारा ध्यान से समझना। ओके, तो आगे चलते हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी कैसे एक नेशन स्टेट बना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के भंग करने के बाद पर्शिया के राजा को लगने लगा कि अब जो हमारी पहले जितनी मौज होती थी अब वो नहीं चलेगी। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सुधार किया, जैसे जो भूदास्ता थी और बंधुआ मजदूरी थी वो समाप्त कर दी गई और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को और ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की। तो पर्शिया के मोनार्क्स ने सोचा कि कब तक अलग अलग टुकड़ों में देश चलता रहेगा। तो पर्शिया के राजाओं ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चलो हम ही एक ऐसा नेशन स्टेट्स बना लेते हैं जिसका एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन ट्रेडिशन हो। और इस सब की जिम्मेदारी दी गई पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो फोन बिस्मार्क को। बिस्मार्क एक बहुत ही क्लेवर मिनिस्टर था। उसने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी दोनों को साथ लिया और ठान लिया कि जर्मन यूनिफिकेशन की राह में जो रोड़ा आएगा उसे ठोकर मारकर साइड कर दिया जाएगा। अब जर्मनी के कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के पास थे, तो इन तीनों देशों के साथ एक लंबा युद्ध ऑटो फोन बिस्मार्क ने छेड़ दिया। ये युद्ध काफी लंबे चले, लगभग 7 साल।
इन वार्स में प्रुशिया की जीत हुई एंड जर्मनी गॉट फाइनली यूनिफाइड एंड इन जनवरी 1871 प्रुशिया के महाराजा केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और ये जो न्यू नेशन स्टेट बनी जर्मनी की, उसने जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को बहुत इंप्रूव किया और इतना इंप्रूव किया कि जर्मनी अदर नेशन स्टेट्स के लिए एक रोल मॉडल बन गया। और ये सब किसकी लीडरशिप में किया गया? वहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा। तो इस प्यारे से फिगर को भीड़ में भूल मत जाना। एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिस्मार्क कौन थे, उन्होंने जर्मनी के लिए क्या क्या किया, किसको राजा बनाया। ओके तो दोस्तों जर्मनी तो हो गया आज़ाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आज़ादी दिलानी है इटली को, तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो देखो ना, पार्ट 4 इटली यूनिफिकेशन। ओके बाय।